एवरीवन, आज हम लोग 10th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और फिजिक्स से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पहले मैं ब्रीफ आपको इंट्रो दे दूँ अबाउट 10th का सिलेबस। तो 10th का जो साइंस का सिलेबस है, 10th साइंस का सिलेबस डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। अगर ब्रॉडली देखे तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है लाइट प्रोसेस, दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी। इवोल्यूशन कट हो चुका है, पहले इवोल्यूशन भी था और भी बहुत सारे एक दो चैप्टर थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। केमिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा आपका चैप्टर पड़ता है इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि बेसिक है। अगर आपने ये वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े तो अगर आप साइंस लेके 11th-12th में पढ़ना चाहेंगे थोड़ी दिक्कत जाएगी। फिर मेटल नॉन मेटल, जो कि एसिड एंड बेस से बहुत सारा रिलेटेड है। इवन अगर आपने इन दोनों चैप्टर को साथ में भी पढ़े तो हो जाता है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट कंपाउंड्स, अगर आपने इस चैप्टर को महारत हासिल कर ली तो 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि यही उस चैप्टर का बेसिक है। क्योंकि इसकी एक एक हेडिंग जाके 12th क्लास की एक एक चैप्टर बनता है। आप 12th क्लास के भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हेलो एल्किन हेलो एरिक का पूरा एक चैप्टर अलग से डला हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पहले एक चैप्टर हुआ करता था जो अब नहीं है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं इसको कम शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल के बारे में था, बट अगेन सिलेबस कट हो गया कॉमेडी के भाग से, तो अब ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 10th की फिजिक्स है ये फिजिक्स नहीं है, ये मजाक है, ठीक है ना। जो रियल फिजिक्स आती है वो 12th में आती है। अभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, बट ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करिए थोड़ा सा बेसिक से। पहला चैप्टर इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चैप्टर आता है इसमें मैग्नेटिज्म, जिसमें भी बहुत सारा सिलेबस कट हो चुका है। पहले सिलेबस में तुम्हारा ये मोटर जनरेटर ये सब था, बट अभी ये सिलेबस में सीबीएसई ने सब हटा दिया है। मोटर हट गया, जनरेटर हट गया है। अब सिर्फ बेसिक बेसिक जो लॉज हैं सिर्फ वो बचे हैं इसमें, जिसके कारण आप शायद फिजिक्स का वेटेज कम हो जाए इस टर्म के पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें लाइट रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अगर आप रिफ्लेक्शन को पढ़ें तो आपको अकेला 1 महीना लगेगा पूरा रिफ्लेक्शन समझने में अच्छे से। क्यों लगेगा? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन खुद में बहुत वास्ट है। रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, फिर 6 केस कॉनवेव के, फिर कॉन्वेक्स के केसेस। कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड, वो सब पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एस्चान जैसी बुक को रेफर करेंगे, रखिए मेरे पास एस्चान, मैं इसी से पढ़ाता हूँ। और अगर आपको पढ़ना चाहें आप इसी से पढ़िएगा एस्चान से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बड़ी अच्छी दी है। तो उसमें आप देखेंगे कि लाइट के जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइडेड है। मीन्स लाइट का पहले रिफ्लेक्शन चैप्टर है, फिर उसके बाद लाइट का एक रिफ्लेक्शन चैप्टर है। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको दोनों जगह आपको फोकस रख के पढ़ना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और दोनों बहुत वास्ट है अपने में। इसके बाद जो फिजिक्स का चैप्टर आता है वो आता है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में एक जोल है। क्या जोल है? पहली बात तो ये चैप्टर फिजिक्स में आया है क्यों? क्योंकि इसमें आई का स्ट्रक्चर है। आई का स्ट्रक्चर आना चाहिए बायोलॉजी। ठीक है, अब अगर उसको छोड़ दे बाकी के फिनोमिना देखे स्कैटरिंग डिफ्यूजन या लाइट का बेंडिंग, ठीक है, उसमें अभी जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, तब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्यों फिजिक्स में है। बाकी अगर आई का स्ट्रक्चर देखे, आइरिस कॉर्निया रेटिना, अगर वो सब की स्टडी है तो भाई इसको बायो में आना चाहिए था। एक स्पेशल देना चाहे यहाँ पे आई नाम का चैप्टर, पर दोनों को मर्ज कर दिया, कोई बात। ठीक है, तो आपका अभी ये सिलेबस है, पीरियोडिक टेबल कट हो चुका है।
और एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर नाम का अभी फिजिक्स में आता, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें आप न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के बारे में पढ़ते, एटॉमिक बॉम्ब डिटोनेशन 6 अक्टूबर 9 अक्टूबर, फैटमैन, लिटिल बॉय, ये सब पढ़ते हिरोशिमा नागासाकी में, वर्ल्ड वॉर 2। बट अब ये सब खत्म हो चुका है, चैप्टर किसी लिए तय, वो यही कॉन्सेप्ट है। इतने चैप्टर्स में हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब आगे चलते हैं अपन लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज में फिजिक्स के साथ पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब है, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी सुन के आप लोगों के मन में क्या आता होगा? सबसे पहले तो आता होगा कि वो जो हवा में जब पानी बरसती है तो वो जो बादलों के बीच में जो चमकती है वो बिजली, एक आपके दिमाग में आ सकता है। आपके दिमाग में स्पार्किंग आ सकती है, जब घर में आप प्लग लगाते होंगे कभी ना कभी स्पार्क हुआ होगा, या बटन ऑन ऑफ करते होंगे स्पार्क हुआ होगा, वो आ सकता है आपके दिमाग में। इलेक्ट्रिसिटी से और क्या आ सकता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी से और घर के अप्लाइंसेस आपको दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि यार वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट हो सकते हैं। मीटर आ सकता है। मीटर का क्या मतलब है? जो घर के सामने लगा रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए कि कितने आपने पावर कंज्यूम की नहीं। तो ये सब आपके दिमाग में आ सकता है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेमन बोले तो इजी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये फ्लो ऑफ करंट क्या है या करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। अब ध्यान से समझिएगा, चैप्टर नंबर 1 में डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हो सबसे पहला को चार्जेस का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि भाई करंट फ्लो होता है। अभी करंट क्या है? एक नया वर्ड आया, ठीक है। और यहाँ पे चार्जेस नया वर्ड आया। शायद फ्लो और नोन वगैरह तो आप जानते होंगे, बट करंट और चार्जेस में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ध्यान से सुनिए। करंट से आपके दिमाग में क्या आता है? सब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको रटना है। करंट से आपके मन में आता होगा जो पानी की लहरें, दो तीन चीज आ सकती है मन में करंट सुन के। एक तो आपको ड्राई फ्रूट आता हो, एक करंट, ब्लैक करंट नाम का केक भी आता है, ठीक है। दूसरा करेंगे अभी वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो सब मत सोचिए। दूसरी चीज क्या आती होगी? करंट मतलब जो पानी में जो लहरें बन रही, उनको भी करंट बोला जाता है, वाटर करेंट्स। तो वैसे ही कोई भी जब चीज फ्लो होती है तो उनको करंट की संज्ञा दी जाती है। जरूरी नहीं करंट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। अब दूसरा, चार्जेस क्या है? इस दुनिया में हर एक एटम, 9th क्लास में आप एटम पढ़ के आए हैं, एटम में चार्जेस मौजूद होते हैं। कौन कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये चार्ज होते हैं। तो जब भी चार्ज फ्लो होते हैं, क्या चार्ज, चार्ज को कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये आपने 9th में पढ़े, ये जो मैं अभी जो लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं? नहीं फ्लो होते। क्यों नहीं फ्लो होते? क्योंकि अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप घर बदलते हैं, ठीक है, आप टाइल्स भी उखाड़ के ले लाते हैं कि आप खुद जाते हैं, या सामान ले जाते हैं? सामान ले जा लेते हैं और खुद भी जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई टाइल्स भी उखाड़ता होगा जब कोई घर बदलता हो। क्यों नहीं? क्योंकि भैया अगर आप इंटीरियर के साथ ही छेड़छाड़ कर दो, अगर आप पुराने घर की ईंट भी उखाड़ के ले जाने लगो तो घर बचेगा ही नहीं। सेम चीज एटम में होती है। एटम में कभी प्रोटॉन फ्लो नहीं होता, क्योंकि अगर हम बेसिक एटम का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम ये बेसिक एटम का स्ट्रक्चर देखें, ऐसा नहीं होता एटम, ठीक है ना। ये 2D स्ट्रक्चर है जो समझाने के लिए बनाया जाता है। तो 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है? बूंदी का लड्डू देखे आप सब लोगों ने, बूंदी का लड्डू एकदम अगर उसको पास से देखे तो बूंदी उभरी हुई दिखती है उसमें, पीली बूंदी अलग, ऑरेंज बूंदी अलग। तो वैसे ही ऐसा एकदम होता है क्या? इसका न्यूक्लियस। ये तो बूंदियां हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में चिपके हुई, कौन से फोर्स के साथ? एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जब कोई दो पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाते हैं। कितना क्लोज? 10⁻⁻15 मीटर से भी क्लोज, तभी न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट होता है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी धीरे से इतना डीप में नहीं जाते। अभी आप ये समझिए कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो इतना सा होता है। कैसे दिखता है? बूंदी के लड्डू जैसा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इमेजिन करने की कोशिश करिए। क्या हमारे पास वो एडवांस वाला बोर्ड नहीं है, तो मैं इधर ही बने दे। अब आपने नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के इंट्रोडक्शन में कभी कभी देखे होंगे, एक ऐसी चीज जिसके ऐसी कोर में ऐसा बूंदी टाइप का होता है, वो एकदम वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करती का क्या मतलब है?
अपनी ही जगह पे ऑसिलेशन करती है। ऑसिलेशन क्या होता है? मतलब टू एंड प्रो मोशन करती है। अब वो कैसे भी कर सकती है। ये होता है एटम का रियल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। ऐसे होते हैं एटम। और ये जो ये इसके आजू बाजू बनी ये शेल होती हैं। पर समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसलिए 2D स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में कभी भी प्रोटॉन निकलेगा तो ये तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ जिनको लग रहा है वो लेक्चर छोड़ के जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हूँ, जिनको आता है आपको 10th पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा 12th पढ़ी। अब 11th छोड़, ठीक है ना, 11th में आता है अब, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का क्या मतलब है? जब भी एक हम कुछ जैसे बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें या कुछ एनर्जी अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे। भाग के कहाँ जाएंगे? अगले एटम पे जाएंगे, फिर वो अगले एटम पे जाएंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है ना। ये एटम छोड़ देंगे ये इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरी ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अभी केमिस्ट्री में आएंगे हम लोग। भाई न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं? ऐसी चीजें जो न्यूट्रॉन में होती है उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन में क्या क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में होता है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है? नहीं होता ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन में नहीं आता, प्रोटॉन आते हैं और न्यूट्रॉन आते हैं। अब मैं आपको इनका भी डिस्क्रिप्शन दे ही देता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर की जे जे थॉमसन ने, कहा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो तुम्हारे प्रोटॉन है वो डिस्कवर किए क्या? ई गोल्डस्टीन नाइन नाम के साइंटिस्ट ने, और वो कहा कि एनोड रेज। ये सब आपको 9th क्लास में थे। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, बट फिर भी मेरा काम है बताने का। इस सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल जो डिस्कवरी के लिए था वो था क्या? न्यूट्रॉन। क्यों? न्यूट्रॉन तो पार्टिकल था, वो ऐसा पार्टिकल था कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट उस कैथोड ट्यूब के अराउंड लगा के जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ना डिफ्लेक्ट हुए, ना अट्रैक्ट हुए, ना क्या हुए, ना अट्रैक्ट हुए और ना रिपेल हुए। जिसके कारण न्यूट्रॉन को डिस्कवर पहली बात तो किया ही नहीं गया। उसके बाद बहुत बाद में जाके जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर, जब लेड का क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फिजन हो रहा था, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जब उसका न्यूक्लियर फिजन हो रहा था, फिजन मतलब टूटना, तब जाके जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो कि न्यूट्रॉन नाम का भी पार्टिकल होता है। ठीक है। अब जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है वो कौन होता है? वो कौन होता है? याद रखिएगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही हो तो उसके लिए माफी। ठीक है ना। न्यूट्रॉन होता है हैवीएस्ट पार्टिकल। लाइटेस्ट पार्टिकल कौन होता है? लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, लाइटेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, इसको ऐसे भी कंसेप्ट से देखा जा सकता है, जो भारी है उसको मूव करने में दिक्कत जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है। अब अपन आगे चल। अब आप ये समझिए, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने टाइप के? दो टाइप के, प्लस माइनस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझिए ना। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इन चार्ज बेसिकली होता क्या है। ये जो चार्ज होता है ये डिनोट होता है क्यू से। ठीक है। चार्ज को डिनोट करते हैं भाई क्यू से। ठीक है ना। ये क्यू होता है चार्ज। अब चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, COL से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि कूलाम की स्पेलिंग होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉर्मल सी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का होता है इतना ही होता है, पर नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर कोई बोलेगा भैया -19 क्यों, यहाँ प्लस क्यों नहीं हो गया, तो भई मैं एक बात बता दूं, 10⁻19 का मतलब है, ये जो जीरो है ना, ये एक के बाद 19 बार, ये इसका मतलब। और -19 का ये मतलब है कि 1 में के अपॉन में 19 बार जीरो, मतलब एक के जब आप
इतने हिस्से कर दोगे, कितने, जैसे मान लीजिए अगर 1/100 लिखा, तो एक के आप जब 100 हिस्से करोगे, ये उतना है कैलकुलेशन। और अगर आप एक के उतने हिस्से कर दो जितने 10 में 0, मतलब कितने बार 19 बार, तब जाके ये क्वांटिटी बनती, मतलब इतना छोटा चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन में, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आ सकता है आपको, ठीक है ना, और ये प्रोटॉन का चार्ज है, इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या, कि भाई इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अभी आपको आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो अभी एक एक करके चीजों को समझेंगे। ये था टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, कौन कौन से, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट चीज आती है इस चैप्टर में, क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर क्या होते हैं, आप 2x में भी वीडियो देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ मैं, तो जिन लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा हो 2x में देख लें। क्या होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, मेटल और नॉन मेटल पहले नहीं घुसे रहेंगे, दो सब्सटेंसेस से चालू करेंगे। क्या, मेटल, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, या विच डू नॉट हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिंडर का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस एक वर्ड होता है, हिंड्रेंस मतलब रोकना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बिजली के बहाव में मदद करते हैं उनको कंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को लगता है सिर्फ मेटल ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। भाई बिल्कुल गलत है, क्यों, ग्रेफाइट भी करवा सकता है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ठीक है ना। तो कंडक्टर की डेफिनेशन है विच कैन वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इंसुलेटर का है जो नहीं कर सकते कंडक्ट, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अबे क्या विच, भाई विच के पहले तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं हो, सब्सटेंसेस, मेटल नॉन मेटल नहीं डालेगी क्या, सब्सटेंसेस डाले। अब मैं क्यों मेटल नॉन मेटल डालने के लिए मना कर रहा, क्योंकि अगर आपने मेटल लिख दिए तो आप बिल्कुल एक एरिया तक कंस्ट्रेंड हो गए कि ग्रेफाइट वो मेटल के बाहर चला गया। अब मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वो चीज़। अगर आपने नॉन मेटल लिख दिए तो आपने मेटल को अपने वो एरिया के बाहर रख दिए, अब आप कंस्ट्रेंड हो गए नॉन मेटल। अगर आपने दोनों लिख दिए तो मेटलॉइड को, सिलिकॉन को छोड़ दिया आपने। इसलिए सब्सटेंसेस लिखना डेफिनेशनों में से एक साइड रहें, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर कोई बोले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला ऑल मेटल। कुछ बच्चे अल्यूमिनियम अलग लिखेंगे, आयरन अलग लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा, सीधा एक लाइन में, क्योंकि साइंस में भाई इज्जत है कॉन्सेप्ट की, है ना। देखने की इज्जत नहीं है, साइंस नाम भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स नहीं है, ठीक है ना। ऑल मेटल्स काहे में आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट, ये भी कंडक्टर। उसके बाद वॉट, भी कंडक्टर। वाटर का क्या मतलब है, वाटर का मतलब है आयनिक वाला, डिस्टिलिंग की बात नहीं कर रहा है, या इम्प्योर वाटर की बात कर रहा है, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ। टैप वाटर मतलब क्या, जिनमें आयंस हो, जो घर में आता है टैप वाटर, नल से निकलो। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल सबसे पहला वुड, प्लास्टिक, पेपर, ऐसे का, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। फिर अब पिछले लेक्चर में हमने देखे कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, और हमने एटम के बारे में कुछ कुछ बेसिक नॉलेज गेन किया। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, उनकी एसआई यूनिट, वर्क डन, चार्ज पार्टिकल, और कुछ करंट के जो बेसिक से वो है, या नाम से प्रॉपर्टीज है, उनको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक में, जैसे कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ करंट से शुरू करते हैं भाई। करंट या चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और ये जो होते हैं, ये जब फ्लो करे तो इन्हीं के फ्लो को करंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी, पहले तो ये होल नंबर में फ्लो होते हैं, फ्लो इन होल नंबर्स। व्हाट डू यू का होल नंबर्स, या तो भाई जीरो फ्लो होगा, नहीं तो वन फ्लो होगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना।
आप कभी दुकान में, दुकान से आपको कोई सामान लेना है, जैसे मान लो आपको एक फ़ोन लेना है, अभी आईफ़ोन बहुत चल हुआ है तो सपोज़ करिए आईफ़ोन। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए 80,000 का एक आईफ़ोन आ रहा है, क्या बोलेंगे आप उसको? भैया 80,000 में एक आईफ़ोन है तो 20,000 में एक आईफ़ोन का आधा काट के दे। आप ये बोलेंगे? नहीं, वो आपको जूते मार के भगा रही है, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, 80,000 का एक आईफ़ोन, या तो आप एक आईफ़ोन ले पाएँगे, नहीं तो आप ईएमआई पे 2 आईफ़ोन ले पाएँगे, अपना अमाउंट 1,60,000 करके। समझ गए? तो चार्जेस के साथ भी ऐसे ही होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, पौने, सवा, ढाई ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, ठीक है? तो ये है चार्जेस ऑलवेज़ फ्लो इन दी होल नंबर्स, मतलब या तो 0 या तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, नहीं तो 1 एक फ्लो हुआ, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहीं-कहीं लिखा हुआ है, और पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो हम 0 को नेगलेक्ट कर देते। तो इसलिए मैं होल नंबर में 0 भी आ जाता है, इसलिए मैं होल नंबर लिखा। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का ये मतलब है कि जब भी चार्जेस फ्लो होते हैं, तो इतना चार्ज फ्लो होता है जो कि मल्टीपल इंटीग्रल हो किसके? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या होता है? ई के क्या हो? मल्टीपल इंटीग्रल एन पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है? अब सिर्फ डेफिनेशन से पूरा फॉर्मूला बन गया, कुछ बच्चे रटने की जरूरत नहीं है। क्या? जितना अभी तुम्हारा ये चार्ज है, कौन सा? बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसमें अगर हम लोगों ने सिंपल सिंपल क्या मल्टीप्लीकेशन कर दिए, एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल चार्ज के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उतना चार्ज फ्लो होना कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इसका एक ऐसा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको 5 रुपए दिया, बोला भाई 7 रुपए दिया, बोला भाई डीलक्स लेके आ। तुम गए दुकान, 5 रुपए की एक डीलक्स है, तो तुम 2 रुपए वापस लेके आओगे, एली डीलक्स ला पाओ, ठीक है ना? डीलक्स एक चॉकलेट आती, पहले आती थी शायद, अभी बंदूक की पता नहीं था, ठीक है? तो वैसी ही चीज इसमें भी है, 2 रुपए बच गए। तो अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो या तो इसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मल्टीपल इंटीग्रल में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि टेल दैट 1 कूलम चार्ज फ्लो इज पॉसिबल और नॉट, या 0.5 कूलम चार्ज फ्लो इज पॉसिबल और नॉट, या फ्लो इन 0.2 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। और आपको इस फॉर्मूले में रख के देखना पड़ता है, अगर एन की वैल्यू काय में आ रही है, किसी मल्टीपल इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल में आ रही है, मतलब +1 इंटीजर में आ रही है, +2 +3 इंटीजर होते हैं, +1 +2 +3, तब तो सही है। पर अगर 0.12 या 1.25 आ रही है, इसका मतलब है एन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ 1 2 3 4 है, ठीक है? तो ये होता है क्वांटाइजेशन, और ये आपको आता है 2 मार्क्स के अंदर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? चार्जेस ऑलवेज फ्लोज इन, चार्जेस always flow in the multiple integer of basic electronic charge. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या मतलब है? वही वेयर टी इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें माइनस नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि माइनस इंडिकेट्स नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग माइनस साइन एज एज इट सजेस्ट्स नेचर। इसका नेचर भाई, चार्ज का नेचर, इलेक्ट्रॉन का नेचर, ठीक है ना? समझ में आएंगे हैं। जैसे अब मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी माइनस में जाना पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए, मैंने आपसे 10 रुपए मांगा, तो आपके पास 0 हो गए। पर अगर मैंने आपसे 11 रुपए मांग लिया, तो अब आपके पास -1 है। वो -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? -1 का कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, पर वो माइनस का एक नेचर है, क्या? उधार, कि आप मेरे को आपको उधार पे करना है, मैंने आपसे 1 रुपए ज़्यादा मांग ली, समझ गए? तो ये वही माइनस है। माइनस का मतलब ये नहीं कि ये गंदा है या कुछ कम है, ऐसा कुछ भी नहीं।
ठीक है, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि माइनस है मतलब ये तो कम है इलेक्ट्रॉन, ये वो कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बस नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी चीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब पोटेंशियल का अगर आप मतलब देखेंगे तो पोटेंशियल का मतलब आएगा एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब ही होता है एनर्जी, क्षमता नहीं, क्षमता कैपेसिटी होता है, एनर्जी। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होता है। जैसे अगर आप अभी तो खैर मैं ऑनलाइन आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन के अंदर तो अभी उतना कोई डर नहीं है, बट अगर आप क्लास में बैठे हो, इमेजिन करो आपका सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, तो आपके मन में आप कितने भी दबंग हो आपके मन में थोड़ा सा डर हो गई। वो डर क्या है? वो पोटेंशियल है, उसी का नाम पोटेंशियल है। आप अगर मन नहीं भी करेगा तो आप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एक पोटेंशियल ड्राइव हो रहा है। पोटेंशियल ड्राइव होने का क्या मतलब है कि बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लग रही है जो आपको पढ़ने में फोर्स कर रही है। सेम चीज इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ बंधे हुए होते हैं, वो नहीं चाहते इधर उधर जाना, पर क्या होता है, पर क्योंकि बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उनको मजबूरन उठ के अगले एटम में जाना पड़ता है और करंट फ्लो होना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना? इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को नहीं दे लगता है कुछ दे पाएगा। अगर आप इतना नहीं समझे तो साथ पे नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है ना? ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही कि आखिरी में प्रसाद बटे, इसलिए नोट्स भी बना लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी है, मेरी नहीं। ठीक है, चलो। तो मेरी क्या बोला, पोटेंशियल। अब ये बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, कि एक तरफ पानी भरा है दूसरी तरफ कम पानी भरा है और बीच में एक वेल लगी है। वेल बोले थे नल टाइप का लगा है। अब इन नल को अगर मैं खोल दूंगा, यहाँ पे कम पानी है तो क्या होगा कि ये दोनों पानी के लेवल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कुछ समय बाद। ठीक है, एनर्जी क्या हो गई, दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। ठीक है ना? तो पोटेंशियल में ये कहा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये दिख रहा है। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज है, बट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है भाई पोटेंशियल। ठीक है ना? एनर्जी समझ सकते लेमिन लैंग्वेज गूगल भी करेंगे तो एनर्जी में कर है। अब देखिए पोटेंशियल होता है, अगर मैं अब बिल्कुल लैंग्वेज में जाऊँ उसकी, तो पोटेंशियल होता है द वर्क डन। क्या? द वर्क डन, द वर्क डन रिक्वायर्ड, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज, या इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज कब बोलेंगे, जब आप 11th 12th में आ जाएंगे, बड़ी क्लास में आ जाएंगे। टेस्ट चार्ज बोले तो जिस चार्ज पे टेस्ट होता है, चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट। अब ये वन पॉइंट क्या रहे, कोई भी पॉइंट है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फील्ड क्या होती है बाद में पढ़िए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अभी इतना समझिए, एक पॉइंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने के लिए जितनी भी पोटेंशियल वर्क डन करना पड़ा, तो वो क्या होती है, वो होती है पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि मैंने तो वही एनर्जी का नाम लिया था, यहाँ पे तो एनर्जी कुछ है ही नहीं। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्क डन वही होता है जो एनर्जी होती है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात है, ये रियलिटी क्या, मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मेरे को लगता है कि आप सबने पढ़े हो, ठीक है ना, इतनी अकल सब में होगी, 9th क्लास सब पास है। तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जितना होगा उतनी ही एनर्जी लगेगी। 10 जूल काम करने के लिए मेरे को 10 जूल ही एनर्जी लगेगी। आप सोच के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा है क्या, कि अगर मेरे को अलमारी में 10 जूल उसको वर्क करवाना है तो 10 जूल ही एनर्जी मेरे को अलमारी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके 10 जूल कहाँ होगा। अब आप बोलेंगे भैया नहीं, क्योंकि हमने अलमारी तो खसका है, पर अलमारी नहीं खसकी तो भैया आपकी जो एनर्जी है वो दूसरी जगहों पे खर्च हुई, जैसे कि फ्रिक्शन जमीन और अलमारी के बीच है। आपकी एनर्जी दूसरी जगह खर्चा हुई, जैसे हीट एनर्जी, आपने जब अलमारी को धक्का दिए तो आपकी जो हाथ का सरफेस था मेटल का सरफेस टच हुआ, जिसके कारण हीट रिलीज हुई। फ्रिक्शन आपके हाथ और मेटल के सरफेस के बीच में भी हो रहा है। आपके पैर और जमीन के बीच में जहां से आप एनर्जी लेकर आ रहे हैं वहां पे भी वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ सब अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आइडियल सिचुएशन माने, आइडियल सिचुएशन मतलब जमीन और एल्मीरा के लेग्स के बीच में कोई भी क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, आपके लेग और जमीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, आपने बस आए एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, आया और टकरा गए, तो वो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करेगी या उतनी ही फोर्स से आगे जाएगी जितना आपने उसको ट्रांसफर किया है। एफ इक्वल टू एम में फॉर्मूला लग जाएगा।
सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। क्या हो रही है? जो वर्क डन है, वो वर्क डन वही है किसी भी चार्ज के ऊपर। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है जिनको नहीं समझ में होगा, ऐसे नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। जब टीचर बहुत शांत होता है तब बच्चे लोग उसको हल्के में लेते हैं, ठीक है ना? मैंने एग्जांपल लिया था टीचर के माध्यम आया, ठीक। यहाँ का ध्यान देख, जितने टीचर ने वर्क डन कर दिया, किसी को मार मार दिया, पेल दिया क्लास, उस दिन से जितने भी चार्ज थे वो पूरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गए, चुपचाप कॉपी में पढ़ाई करना चालू कर दिए। समझ गए? जिस दिन वर्क डन हो गया किसी चार्ज पे, तो पूरे चार्ज एक लाइन में आ गए। ठीक है, अभी क्लास में होता हुआ आप असेंबली के लिए लाइनें बना के जाते होगे, लाइन तोड़ देते हो कि पीटी वाला टीचर आता होगा भक्ति भक्ति। ठीक है, आप समझ सकते हो। जिस दिन वर्क डन डंडा दिख गया हाथ में, हो गया, तुम लोग एक लाइन से चढ़ोगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल। अब कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता। फॉर्मूला भाई क्या है, ध्यान से समझना। वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज पार्टिकल, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी। अभी बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय बी इक्वल टू वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। ऑन बोले तो अपॉन में, अपॉन के आखिरी में भी तो ऑन आता है मेरे भाई, इसलिए वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। जो डेफिनेशन थी वही फॉर्मूला। आया कि नहीं आया समझ? नहीं आया तो एक बार फिर से देख। अब यूनिट कैसे लिखी? यूनिट तो रटना पड़ता है, नहीं रटना पड़ता। क्यों नहीं रटना पड़ता? क्लास 11th में वर्क की यूनिट थी जूल, ठीक है। और चार्ज की यूनिट अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल यूनिट एक और होती है, इसे जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में कई बार सीबीएसई वाला घुमा के क्या पूछता है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने वोल्ट पढ़ के गए, सब लोगों ने जूल पर गुलाम, किसी ने पढ़ा ही नहीं। यूनिट आ गई जूल पर गुलाम, फिर बोले कि भैया क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन तो बदलेगा, सबको कॉमन मार्क्स को लेकिन नहीं मिलेगी। ठीक है ना? यूनिट होती जूल पर गुलाम। इसकी एक और यूनिट होती है, अगर आप जूल को क्या कर दो, कन्वर्ट करके लिख दो क्या, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन गुलाम हो जाएगी। अगर न्यूटन को और बोल दो क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो भाई देख रहे हो इतनी सारी यूनिट बन गई। तो आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तभी कुछ मिलेगा। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है ऐसे, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट यूनिट थी तो वोल्ट मीटर से मेजर होगा, ठीक है ना? वोल्ट मीटर से मेजर होता है। और वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है? अगर कोई सर्किट ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पैरेलली लगता है। पैरेलली का क्या मतलब है? पैरेलली का मतलब है एक लाइन में नहीं, दूसरी लाइन। अगर मैथमेटिकली मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल लाइन इज समथिंग विच डज नॉट मीट या टेंड्स टू मीट एट इंफिनिटी। मतलब ऐसा मानते कि वो इंफिनिटी पे मिलेगी और वो मिलती नहीं। तो ऐसे ही पैरेलल ये होता है कि भाई एक लाइन में नहीं है, अलग से जा रही है उस पर करंट, इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम करंट के बारे में